Hello and welcome to the second podcast of Logically Sensible where two people meet, discuss and share. So उसी थीम में हमारे आज सेकंड गेस्ट हैं आशु पुंदीर मैम, जिनको 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते, और इनकी जर्नी के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे एक नॉर्मल टीचर की तरह आज वो एक कोऑर्डिनेटर हैं एक सबसे बड़े स्कूल में जिसका नाम है जय एकेडमी, जो दैनिक जागरण ग्रुप का स्कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आशु पुंदीर मैम का कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया कि इंटरव्यू और पॉडकास्ट हम ऑर्गेनाइज कर पाए। शुक्रिया मैम। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया इसके लिए। और चलिए देखते हैं हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। जी, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है कि क्लास 10th में हर सब्जेक्ट में, मतलब मैं स्पेसिफिकली मैम से बायोलॉजी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि रट्टाफिकेशन, और ये सवाल हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी कुछ बच्चों ने पूछा, तो मैं अब आशु मैम से ये क्लियर करना चाहूँगा कि रट्टाफिकेशन क्यों करवाते हैं टीचर्स बच्चों से। देखिए, रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, ये पुराना मिथ था। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से इसको इग्नोर करें, क्योंकि कुछ हमारे बायोलॉजी में या सभी सब्जेक्ट्स में टर्म्स होते हैं, ऐसी वोकैबुलरी होती है जिसको हमें याद करना ही पड़ता है। उसी से रिलेट करके हम अपने आंसर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिना समझे उसे रटें, हाँ, लेकिन समझ के वो अपने आप दिमाग में फिक्स हो जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने रट लिया, रटा नहीं है, आपने समझ के उसको अपने दिमाग में स्थापित किया है। मेरा कहने का मतलब ये है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सेंसिबल एक स्टेटमेंट दिया है मैम ने, और मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैम हमारे इंटरव्यू पे आई हुई है, बट मुझे भी समझ में आ रहा है कि रट्टाफिकेशन कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट जरूरी भी है। चलिए, हम थैंक यू वेरी मच पहले सवाल का बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। तो मेरा दूसरा सवाल, अब डू वी स्टडी ओनली टू गेट अ जॉब और फॉर अ बेटर करियर, ये एक सवाल है कि मतलब हम जो स्टडी करते हैं वो हम जॉब को लेने के लिए ही करते हैं कि करियर को बहुत अच्छा स्टैब्लिश करने के लिए पढ़ाई करते हैं। मेरे हिसाब से तो हम जो स्टडी करते हैं वो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, जिसमें हमारे माता पिता खुश होते हैं, हम खुश होते हैं, हमारे टीचर्स खुश होते हैं और हमारा समाज खुश होता है। जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है, और जब हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है तो हमारे पेरेंट्स का फ्यूचर सिक्योर होता है, और वो जो खुशी उनकी होती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने लिए नहीं पढ़ते हैं, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने माता पिता के लिए, हम अपने समाज के लिए और हम अपने देश के लिए पढ़ते हैं। वेरी नाइस, ग्रेटली आंसर्ड। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन को आसान करने के लिए, देखिए मैम बायोलॉजी में एक्सपर्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन को मतलब अच्छी तरीके से समझने के लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए मैम, ये बता दीजिए थोड़ा। बायोलॉजी की प्रिपरेशंस के लिए तो बहुत सबसे इजी सब्जेक्ट अगर मुझे लगता है तो वो बायोलॉजी है, क्योंकि वो हमारे आसपास के जीव जो जंतु हैं उनसे रिलेटेड होता है। और क्लास 10 तो सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये तो हमारे खुद के बारे में बात होती है। अगर आप सिलेबस उठा के देखें तो वो आपके खुद की बॉडी पार्ट्स और खुद के बॉडी के जो तंत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। और बहुत इजी तो ये है कि अगर आपने 7th और 8th को उठाकर अगर ध्यान से पढ़ा है तो आधी पढ़ाई आपकी वहीं हो जाती है। और कैसे इसको ईजी करें, क्योंकि अब लास्ट टाइम में हमको तो सेंचुरी बनानी है। देखो, हमने प्रैक्टिस कर लिया और हमें बॉलिंग आ गई, बैटिंग आ गई सब, लेकिन अब मैच जीतना है। तो मैच जीतने के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप बायोलॉजी को डायग्राम बेस्ड प्रिपेयर कीजिए। एक बार आपके डायग्राम तैयार हो जाएंगे तो आप उस पर जिस भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं सेंसिबली। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, मैं सिर्फ मेरा एक पर्सनल सवाल है यहाँ पर। मैम, आपने एक स्टेटमेंट दिया अभी थोड़ी देर पहले कि बायोलॉजी तो बहुत आसान है, तो बायोलॉजी आसान इसलिए है कि आप बायोलॉजी पढ़ा रही हैं पिछले 30 साल से, कि बायोलॉजी आसान इसलिए है कि बच्चों को समझने में आसानी होती है? इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मुझे पता है व्यूअर्स के लिए ये क्यूरियोसिटी होगी। देखिए, मेरे लिए बायोलॉजी क्लास 10 से आसान थी। इवन जब मैं पढ़ाई करती थी तब से ही आसान थी, क्योंकि मेरा मेन था कि जीव जंतुओं में ये क्यों, क्या और कैसे। अगर एक बच्चा अपने अंदर ये चीज़ें डेवलप कर दे, क्यों, क्या और कैसे, तो सब बायोलॉजी बहुत ईजी है। और जब मेरे लिए उस टाइम पे बीइंग अ स्टूडेंट ईजी थी, तो आप अपने आप समझ सकते हैं ना, आपके लिए भी ईजी हो जाएगी अगर आप इन 3 चीज़ों पे वर्क कर लो। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर। मैम, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि अगर आप किसी पॉडकास्ट में एक बायोलॉजी के कल्ट टीचर को बुलाएंगे, कल्ट टीचर को सुन लीजिए, पहले कल्ट टीचर को बुलाएंगे
तो उनसे ये सवाल जरूर करिएगा। ये सवाल लिख के दिया है उसने, कोट किया है, द टफेस्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर इज असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, हाउ कैन वी आंसर दोज। मैम इसका आंसर दीजिएगा। असर्शन रीजन के लिए आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपके मन में कोई डाउट आए, आप अपने टीचर से बात करें। अगर टीचर आपको अवेलेबल नहीं है, उसको आप कॉल करें, उसको मैसेज करें। और कहीं से भी अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो मैं फरहान सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे माध्यम से, अगर बच्चे का कोई भी क्वेरी है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पे थॉरल स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न असर्शन बहुत ईजी है अगर आपने ध्यान से अच्छे से अपने चैप्टर को प्रिपेयर कर रखा है तो। और एक बात मैं अपने व्यूअर्स को और बोलना चाहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट अभी आशु मैम ने दिया है, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, बट ये जब से मैंने 2019 से ज्वाइन किया है SJ एकेडमी को, वहाँ से मैं ये समझ गया था कि भाई इनसे ज़्यादा वर्कहोलिक टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब काम काम काम। और जब इस तरीके से अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा डिटरमाइंड है, कन्विक्शन है, डिवोशन है उसके अंदर, तो वो जो स्टेटमेंट अभी दे रही है यहाँ पर, वो कतई गलत नहीं है। तो अगर कोई भी बच्चा मेरे थ्रू या डायरेक्टली भी मैम को अप्रोच कर सकता है। मैम नेवर सेड दिस और नेवर सेज दिस कि आई एम बिजी राइट नाउ। इफ एनी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा आता है, वो उनको डायरेक्टली 1-to-1 उसके क्वेश्चंस का सॉल्व करती हैं। थैंक यू वेरी मच। एक अगला सवाल अब मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो हो गए भाई बायोलॉजी से रिलेटेड, और हम कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को, ये भी मैम ने बता दिया है। अब कुछ पर्सनल सवाल पूछ लेता हूं मैं इनसे। विच डेजिग्नेशन इज टफर, मदर और अ टीचर? You have to answer properly because you are playing both the roles perfectly. For me, both the profession like designations, mother and a teacher, they both are challenging. Being a mother, हम अकेले मदर नहीं होते, हम टीचर भी होते हैं। हम जो बच्चे के अंदर संस्कार डालते हैं वो बच्चे के अंदर लाइफ लॉन्ग रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर हमें आगे जाकर के खुशी मिलनी है तो उसके बीज हमें बचपन से ही बच्चे के अंदर बोने पड़ते हैं। और अगर हम बच्चे की गलतियों पे पर्दा डालते हैं तो उसके कांटे जो हैं वो हमें आगे जाके चुभते हैं। तो मदर और टीचर, अगर मैं एक टीचर की बात करूं तो हर टीचर के अंदर एक मदर होती है। आप कहोगे कि मदर होती है तो इसका मतलब सारी फीमेल टीचर्स के अंदर, बिल्कुल नहीं। मेल टीचर्स के अंदर भी एक कहीं ना कहीं माँ छुपी होती है। जब वो आपको केयर करते हैं, जब आपको चोट लगती है, जब आप किसी परेशानी में होते हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के वो समझ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मदर और टीचर ये दोनों पैरेलल हैं। दोनों के ही डेजिग्नेशंस एक चैलेंजिंग होते हैं और हम सब बचपन से मदर भी हैं और टीचर भी हैं। तो मेरे लिए तो दोनों के लिए दोनों ही चैलेंजिंग हैं। इस आंसर के लिए तो नो डाउट मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ बीइंग अ टीचर कि मेल टीचर्स भी टीचर नहीं कंसिडर किए जाते हैं, वो एक मदर कंसिडर करते हैं, क्योंकि कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि 6 से 7 घंटे बच्चे स्कूल के अंदर होते हैं और टीचर्स को सारे बच्चों का बखूबी अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है और वो रखते भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आंसर एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, नॉलेज और स्किल? मैम For me, knowledge, because you attain the skill while knowledge. If you get the knowledge, then you can polish yourself and you will be skilled in a particular field. Very nicely answered. Very good. Next question हमारा ये रहेगा, what is your perspective for being judgmental? मतलब मैं इस क्वेश्चन को अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा और आसान बना देता हूँ कि जैसे कोई सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आप डायरेक्टली उसको जज कर लेती हैं कि ऐसा हुआ होगा, कि आप डीपर जाती हैं, थोड़ा सा इंक्वायर करती हैं अपने पर्सनल लेवल पे? वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पे फरहान सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें बता देता है कि इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा, लेकिन जहाँ हम ये देखते हैं दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी एक जैसी बात रख रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक गलत है और एक सही है। तो उसके लिए हमें डीपर इन्वेस्टिगेशन पे जाना पड़ता है, बच्चे की परिस्थिति को देखना पड़ता है। बच्चा या कोई भी हो तो उसकी परिस्थिति को देखना पड़ता है और फिर उसकी जगह पे खुद को रख के देखना पड़ता है कि अगर हम उस सिचुएशन में होते तो हमारा रिएक्शन क्या होता। तो तुरंत जजमेंटल को मैं सही नहीं मानती हूँ। हाँ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हम लोगों को पता लग जाता है, भाई 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं वो भी बोलता है। नो डाउट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस फ्रॉम बीइंग अ टीचर इन अ स्कूल एंड आफ्टर अचीविंग अ लॉट becoming a coordinator of a very very famous school? What is your experience? मैम ये थोड़ा thoroughly सुनना चाहेंगे हम। देखिए, मैंने जय एकेडमी ज्वाइन किया था 2014 में, being a mother teacher of class 5.
आई कुड ईजिली रिमेंबर दो स्टूडेंट्स. वैष्णवी बांदेल मुझे नाम याद है, अभिनव विद्युत कानितकर मुझे नाम याद हैं, शुक्ला जी थे एक हमारे जिनको मैं बचपन से शुक्ला जी ही बोलती थी क्लास 5 से. आज वो इंजीनियर हैं, IIT इंजीनियर हैं. तो उन बच्चों ने मुझे ये सिखाया क्लास 5 में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. छोटे छोटे बच्चे आते थे, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ आते थे जो उनके लिए बहुत बड़ी होती थी. तो बीइंग अ मदर टीचर, फिर जैसे लाइक इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि बीइंग अ बायोलॉजी टीचर मुझे मैथ्स भी मिली थी पढ़ाने के लिए, लेकिन उसको भी मैंने प्रिपरेशंस किए, रात रात बैठ के एक्सरसाइजेस सॉल्व करती थी. आपको लग सकता है क्लास 5 की मैथ्स चुटकियों में हो जाती है. नहीं, जब आपको बच्चे को समझाना पड़ता है, जो पूरा प्लेन स्लेट है उसके लिए आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ता है. वहाँ से मुझे समझ आया कि कोई भी चैप्टर है, कुछ भी है, उसको आप पहले प्रिपेयर करोगे, उस बच्चे की जगह रख के खुद को देखोगे कि आपको किस तरीके से समझ में आता. वहाँ से धीरे धीरे चलते चलते फिर देखिए, सिंपल सी बात है, हम जॉब कर रहे हैं तो हमें सैलरी भी मिल रही है, लेकिन हमें सैलरी उस काम की मिल रही है जो हम कर रहे हैं. अगर हमसे इंस्टीट्यूशन कुछ और एक्सपेक्ट करता है तो उसको हमें पहले करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि आजकल हर जगह रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की होती है. अगर हम ये चाहेंगे कि हमें वो डेजिग्नेशन मिलेगा तब हम काम करके दिखाएंगे, आपको वो डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा. सॉरी टू से, आपको पहले से ही अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, फिर वो धीरे 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 आगे पहुंचेगा. कुछ लोगों का ये शिकायत होती है कि हम लगातार काम करते हैं, हमें एक्सपोजर नहीं मिलता. गलत बात है. आप परफ्यूम को कितना भी बंद करके रखिए, जैसे ही उसको थोड़ा सा मौका मिलेगा वो अपनी सुगंध सब में बिखेर देगा. वेरी नाइस. तो आप काम कीजिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर उसका फल मिलेगा. मेरा तो कहने का मतलब यही है. और आप किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाइए, अगर आप इस टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आप सिर्फ एक टीचर हैं. पहले उसकी ड्यूटी याद रखिए, बाकी चीजें ईश्वर आपको अपने आप देगा. बहुत ही खूबसूरती से इसका आंसर दिया है. मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था, सारे आंसर खूबसूरत ही कर रहा था, क्योंकि आज मैम खूबसूरत भी बहुत लग रही है. सॉरी टू से दिस. मैम देखिए ब्लश करने लगी. हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ टीचर, बट नॉट एज अ कोऑर्डिनेटर. बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ टीचर, मतलब टीचर के लिए एक चैलेंज क्या होता है? टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो बच्चे अपने आप को ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, उन बच्चों के अंदर ये डेवलप करना कि तुम कर सकते हो. देखिए, क्लास के अंदर हमें टॉपर्स भी मिलते हैं. अगर हम अपना अचीवमेंट ये मानते हैं कि हमने इस बच्चे को IIT पहुंचा दिया, इसको हमने नीट में पहुंचा दिया, या इसका अपना बिजनेस ओपन करवा दिया, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो बच्चा कैपेबल था. हमको जो क्लास में लास्ट बेंच वाला बच्चा बैठा है, जो ये सोचता है, स्कूल आने में डर रहा है कि आज मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे मैथ्स में ये मिलेगा, उसके लिए सब्जेक्ट बड़े बड़े डायनासोर्स लग रहे हैं, उस बच्चे को ये एहसास कराना कि तुम कर सकते हो, टीचर के लिए बिगेस्ट चैलेंज यही होता है, और अचीवमेंट भी यही होता है. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया आंसर. व्हेन डू यू फील दैट टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन? व्हेन डू यू फील, मतलब ऐसा नहीं है कि कब फील किया था, मतलब रोजाना जिंदगी में आपको कब लगता है कि टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन है? मेरे हिसाब से तो बच्चे जब बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं तो शायद कुछ बच्चे पसंद करते हैं, कुछ बच्चों के लिए तो हम बिल्कुल लाइक विलेन हो जाते हैं. बट जब वो हमसे दूर चले जाते हैं, क्लास 12 निकलने के बाद, जब वो अपना कोई प्रोफेशन, कुछ अचीवमेंट लेके, और फिर वो कहीं मिलते हैं और जैसे ही वो पैर छूते हैं या नमस्ते करते हैं, कहते हैं मैम याद है मैं आपका वो नॉटी बच्चा जिसको आपने बहुत पनिशमेंट दिया था, बहुत डांटा था, आज मैं यहाँ पर हूँ. वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और पर्सनली मैं शेयर करना चाहूँगी कि अभी 2 साल पहले जिसमें सिचुएशन में फंसी थी, इंदौर बिल्कुल नया शहर था, मैं किसी को नहीं जानती थी, एक्सीडेंट हुआ था मेरे हस्बैंड का. उस टाइम पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरे पढ़ाए हुए 10-12 साल पुराने पढ़ाए हुए बच्चे थे जिन्होंने सब कुछ संभाला, मुझे संभाला. तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है बीइंग अ टीचर, और मैं उसे कभी नहीं भूल सकती. वेरी नाइस. और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, टीचिंग इज अ ब्लेसिंग. यस, टीचिंग प्रोफेशन इज अ ब्लेसिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैं मेरे तरफ से है, ये किसी बच्चे ने नहीं पूछा है. डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ योर टीचर्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम बायोलॉजी? रेखा मैम. इंग्लिश? सत्या मैम. मैथ्स? आई डोंट रिमेंबर. SST? रेखा मैम. और कोई सब्जेक्ट पे? कंप्यूटर्स हमारे टाइम पे था नहीं, सॉरी टू से. और कोई सब्जेक्ट? हाँ, बायोलॉजी हो गया. केमिस्ट्री? हमारी शालिनी मैम. और फिजिक्स?
फिजिक्स हमारे मेल टीचर हुआ करते थे, मुझे नाम याद नहीं है। अच्छा, उनकी कद काठी याद है आपको? फिजिकल अपीयरेंस, सिर पे थोड़े से कम बाल हुआ करते थे, मेरी तरह मोटा, हाँ सर, कुछ मोटे सा चश्मा लगाते थे और हमेशा इस तरीके से बात करते थे, हे व्हाट आर यू डूइंग। चलिए अब कुछ पर्सनल लाइफ से सवाल पूछ लेता हूं मैं। योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? स्टूडेंट्स। माय गॉड, वेरी नाइस। आपकी वीकनेस? माय एंगर। अच्छा। अ बिट। योर रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल कौन है किसी भी फील्ड से आप बता सकती हैं? मेरे रोल मॉडल मेरी बुआ जी की बेटी हैं, केमिस्ट्री की, वो बहुत अच्छी टीचर है और वो कैंसर फाइटर भी हैं, तो वो मेरी रोल मॉडल हैं। वेरी नाइस। योर फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। योर फेवरेट एक्ट्रेस? जूही चावला। मैम, आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतने प्रॉम्प्टली आंसर दे रही हैं। बेस्ट राइटर, पोएट या शायर, इन तीनों में से कोई भी एक बेस्ट। बेस्ट राइटर शिवानी। शिवानी। और कोई शायर है कोई? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। विच स्पोर्ट यू लाइक द मोस्ट एंड यू प्लेड व्हेन यू वर अ स्मॉल किड? हॉकी। हॉकी, वेरी नाइस। तो आप इंस्पायर है ध्यानचंद से? बहुत हद तक। इसलिए है क्योंकि ध्यानचंद झांसी के? नहीं, एक्चुअली ध्यानचंद झांसी के हैं और साथ ही साथ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जो मैंने अपनी प्रैक्टिसिंग वगैरह की थी, तो मैं उनसे भी इंस्पायर थी, बट मेजर ध्यानचंद। वेरी नाइस। ओके, योर चाइल्डहुड मिसचिफ, जो आपने किया और दूसरों को पता नहीं चल पाया, सिर्फ एक। अमरूद के पेड़ पे चढ़कर 3-4 घंटे लगातार अमरूद के पेड़ पे बैठ करके अमरूद खाना। क्यों 3-4 घंटे? वो इसलिए हो जाता था क्योंकि मैं हाइट पर चढ़ जाती थी, वहां से उतरना नहीं आता था मुझे, तो वो 4 घंटे बाद ही पेरेंट्स को पता लगता था कि कहाँ पर है मैडम, तो मैडम होती थी पेड़ के ऊपर अमरूद खाते हुए। When you were a kid, which subject was your favorite subject? Biology, science. अरे वाह, very good. Do you feel the same way we feel after school gets over on Saturdays? Yes. This question is from a teacher, not as a host. Like जब तक मैं टीचर की पोस्ट पे थी तो हाँ, हम वैसे ही फील कर लेते थे, बट जब से कोऑर्डिनेटर बनी हूँ तो डिपार्चर हमारा कुछ सॉर्टेज नहीं होता, तो बस हाँ, अगर कभी मौका मिले, जल्दी छुट्टी मिले तो सबको अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगेगी। ये एक क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आखिरी में। आप अपने टाइम के एजुकेशन और इस टाइम के एजुकेशन में क्या फ़र्क समझती हैं? उस टाइम पे हम जो समझते हैं, मैं जो फ़र्क समझती हूँ कि उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ा करते थे। कंपटीशन था, लेकिन वो हेल्थी कंपटीशन था। आजकल के बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन से खुद से बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं इसे गलत नहीं कहूँगी, बट लेकिन उसको अगर अपने ऊपर हावी कर लोगे बेटा, तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपका अफेक्टेड होगा। इसके अलावा उस टाइम पे हम लोगों को जो मेन सोर्स था वो टीचर्स और बुक्स हुआ करते थे, बट आज आपके पास सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया फ़ायदा कर सकता है, बट वो कुछ एक्सटेंड तक कर सकता है, क्योंकि जब आप फेस टू फेस टीचर से बात करते हो तो टीचर आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपके एक्सप्रेशंस को समझता है और आपको समझ के वो आपको कंफर्टेबल फील कराता है। बट मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया यहाँ पर आपके साथ इस तरीके से कनेक्ट कर पाता है। तो मुझे तो लगता है कि आप ये सोच सकते हो कि मैम ने उस टाइम पे पढ़ाई की थी, बट हाँ, मुझे वो टाइम ज़्यादा समझ में आता है। बुक्स या गैजेट्स? बोथ। चलिए, नो वन कैन रिप्लेस both of these things. बिल्कुल सही। तो अब ये थोड़ा सा एक राउंड है जिसमें मैं इनसे ये पूछूंगा, 2 ऑप्शन दूंगा और उनमें से पूछूंगा which one do you like the most? टी और कॉफी? टी। बर्गर और पिज्जा? बर्गर। यूएसए और यूरोप? यूएसए। स्ट्रिक्ट और लीनियंट? स्ट्रिक्ट। वो हम सबको पता है। ब्लैक और वाइट? वाइट। बुक और मूवी? मूवी। मतलब अगर बुक पढ़ने का मौका मिले या मूवी देखने का मौका मिले तो मूवी। इंडिया और अब्रॉड? इंडिया। नो डाउट, बीइंग एन इंडियन वी फील प्राउड। इंडिया। इंडिया। हॉट और कोल्ड? कोल्ड। कोल्ड, मतलब इन्हें ठंडी चीजें पसंद हैं। रोज और लिली? रोज। विंटर और समर? विंटर। विंटर सबको ही पसंद होता है, बट मैम को भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैयद फरहान सर या सैयद फरहान सर? फरहान ओनली। इट वॉज अ वेरी गुड सेशन विद आशु मैम। बहुत सारे सवालों के जवाब बिल्कुल स्माइल के साथ दिए, जैसा इनका एटीट्यूड होता है हमेशा। मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सबसे पहले कि ये कोऑर्डिनेटर के पद पर इन्हें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और ये बहुत अच्छे से निभा रही है ये काम। ये इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आज इनका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बट जितनी सारी चीज़ें जो बच्चे अभी हैं, 5000 से ज़्यादा बच्चे हैं जय अकेडमी में,
वो सब खुद देख रहे हैं इन सारी चीजों को कैसे चेंज हो रही है, कितने अच्छे से आगे बढ़ रही हैं और कैसे जय एकेडमी ग्रो कर रहा है और उसके साथ बच्चे उससे भी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। मैं थैंक्स कहना चाहता हूं सबसे पहले तो डायरेक्टर्स को जय एकेडमी के, फिर उसके बाद हम अपने प्रिंसिपल सर को थैंक्स कहना चाहते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आशु मैम को, कि बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके कितना स्मूथली इस स्कूल को रन कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक बात और, मैं अपने लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा हो और किसी भी स्कूल का हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो बायोलॉजी में, आप हमारे इस वीडियो पर, इस पॉडकास्ट पे मैसेज करेंगे, जो भी सवाल होगा आप उसमें मैसेज करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम आपको भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इस शो पे आई और आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। धन्यवाद फरहान सर। और मैं आपको और आपके चैनल को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और इसलिए नहीं क्योंकि आपको मैं जानती हूँ या आप हमसे रिलेटेड हैं, इसलिए क्योंकि आपका जो मोटिव है वो बहुत अच्छा है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें इससे फ़ायदा भी देंगी बच्चों, और मैं चाहूँगी कि जो क्लास 10 के बच्चे हैं, 12 के बच्चे हैं, ये इसको 7th 8th के बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि 7th 8th से ही 9 10 11 12 की फाउंडेशन तैयार होती है, और साथ ही साथ पेरेंट्स भी इसको देखें और इससे लाभान्वित। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।